अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के नासूर का बैक वक्त शिकार है। एक जानिब हमारी कमज़ोर मईशत को पर लग रहे हैं और वो परवान चढ़ रही है कि आए दिन किसी न किसी मुल्क के साथ तिजारती मुआहदा हो रहा है और मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, तो दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा भी हो रहा है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन से की जा रही हैं, जिस पर हमने दुनिया के सामने सबूत रखे कि अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की कलदम तकरीबकार ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। इस हवाले से अफगान तालिबान के साथ इस्तांबुल में 4 दिन मुज़ाकरात जारी रहे मगर बेनतीजा ख़त्म हो गए। ताहम सालिस और मेज़बान मुल्क तुर्किया की कोशिशों से अफगान तालिबान की ख्वाहिश पर एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू होने लगा है। पाकिस्तान का एक ही वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत सरहद पार मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जबकि अफगान तालिबान अब तक दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा अब तुर्किया की कहने पर मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार होंगे। एक जानब दहशतगर्दी से निबर्द आज़मा है तो दूसरी जानब सियासी जमातों के माबैन इख्तलाफात ने भी मुल्की इस्तेहकाम को दांव पर लगा रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च करने के लिए पर तोल रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए एक पेज पर है, वो पंजाब और मरकज़ में एक दूसरे से सींग फंसाए बैठी है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे और दहशतगर्दी के जो मुकम्मल नासूर है उसे निमटने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है अमर ज़िया साहब ने, अमार मसूद साहब ने, अफसा कोमल साहिबा भी हमारे साथ होंगी। बहुत शुक्रिया तीनों का वक्त निकालने के लिए। अमार मसूद साहब, ये जो अफगान तालिबान के साथ हमने 4 दिन टेबल टॉक की बैठे और फिर वज़ीर दिफा की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि इनकी नीयत में भी खोट है। अब तुर्किया के कहने पर हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। वी वर सपोज टू कम बैक टू पाकिस्तान टुडे, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर अब रुक रहे हैं। अब आपको कोई ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है कि अभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा? ये कोई बहुत ज्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ इन मुज़ाकरात के नतीजे से, इसलिए कि अगर कोई नतीजा निकलना होता तो हमें भी निकल सकता था। 4 दिन पहले जो लग गए उसमें भी मुज़ाकरात का नतीजा निकल सकता था और ये नौबत ना आती कि ख्वाजा आसिफ को ये बयान देना पड़ता कि हम इन्हें गारों में वापस भेज देंगे, हम तोरा बोरा की कहानी याद कराने का मौका ना आता। लेकिन उसके अलावा कोई हल ही नहीं था। और फिर आज सुबह भी ये वाक़या हुआ, लेकिन पाकिस्तानी वक्त को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तुर्किया की जानिब से एक कोशिश हो रही है, अमन को एक और चांस देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आप मुज़ाकरात किन के साथ कर रहे हैं। वो सारे लोग जिनका अपने हुकूमत पर, अपने इलाकों पर, अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो इंतहाई कमजोर वक्त लेके गए हैं, बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। किसी वक्त जो है वो मोबाइल पे बात करते करते मुज़ाकरात के दरमियान बाहर निकल जाते हैं, कभी पर्चियां एक दूसरे को देने शुरू कर देते हैं। असल मसला ये है कि वहां पर वायलेंस जो है वो एक इंडस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये अब भी उससे डॉलर कमाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ये वायलेंस, ये दहशतगर्दी खत्म करें। पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। टीटीपी को आपने कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम घुस के मारेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब टीटीपी उनके लिए डॉलर कमाने का जरिया है, इसलिए कि वो उसकी बुनियाद पर वायलेंस करते हैं। कभी उसके बदले कतर से पैसे ले लेते हैं, कभी तुर्किया से पैसे लेते हैं, कभी अमेरिका को डराते फिरते हैं। तो ये सिलसिला किसी ना किसी स्टेज पर खत्म होना है। मुझे ये हल जो है मुज़ाकरात से निकलता नजर नहीं आ रहा। मुझे यूं लगता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़े जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि उनके अंदर इतने जो है ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वक्त कंधार में कोई और हुकूमत है, काबुल में कोई और हुकूमत है, कि खोस्त में कोई और हुकूमत है। तो ये सारे इलाके, हाँ, तो ये सारे इलाके अपने और उस वहां पर अपने अपने पावर सेंटर बने हुए हैं। तो या तो इस सूरत हाल का नतीजा ये होगा कि अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, या फिर मौजूदा हुकूमत रह नहीं सकती। नॉर्दर्न अलायंस अपनी जगह बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। वो कंपैरेटिवली मोतदिल लोग हैं, उसमें पख्तूनों की तादाद भी ज्यादा है। तो ये तब्दीली भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है जिनके पास कोई डिसीजन पावर ना हो, जो इस बात पर कायम रहे कि दहशत गर्दी उनकी कौमी इन्वेस्टमेंट है, कौमी इंडस्ट्री है।
बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये भी उभरता है अप्सा कोमल साहिबा कि अगर तो ज़ाहिर है कि उनकी, और हम सबको ये पता है, ये नविश्ता दीवार है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं तालिबान में, और वैसे भी वहाँ पर दाइश भी काम करती है और उनके आपस में भी बड़े इख्तलाफात हैं। खबर ये आ रही है कि वो सोने की कान पे बदख्शां में लड़ पड़े हैं आपस में, ये आलम है वहाँ पर। तो जो सोने की कान के ऊपर लड़ सकते हैं वो आपस में बैठ के पाकिस्तान के साथ कैसे बात करेंगे? लेकिन कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि फिर सब ग्रुप्स के साथ बात कर लें। आपको क्या मुमकिन चीज़ नज़र आती है? क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो अभी मुज़ाकरात दोबारा होंगे इसमें कोई बात निकल आ सकती है, या फिर यही आइडिया है कि फिर तो आप या से करें जो जैसे पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, या फिर आप ग्रुप्स से बात करें मुख्तलिफ? बहुत शुक्रिया फरवा, एंड थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर ज्वाइनिंग मी। आई वांटेड टू से दैट अप्सा कोमल साहिबा पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेरे लिए बड़ा खुशी का बाइस है। मेरे लिए भी बहुत खुशी का बायस है आपके प्रोग्राम में आना। आप बहुत बेहतरीन प्रोग्राम्स कर रही हैं, खासतौर पे इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है। मेरे ख्याल से फरवा, अमन को अब ये जो एक आज वापस दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है, इससे बज़ाहिर यही नज़र आता है कि तुर्की ने, और ख़बर भी यही सामने आई है कि तुर्की ने किरदार अदा किया कि एक बार फिर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तो इत्तलात हैं कि एयरपोर्ट पर वापस पहुँच चुके थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो सालिस और दोस्त ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि मामलात इससे आगे बढ़ें। उन्होंने रवैया देखा तालिबान का इस मुज़ाकरात की मेज़ पर। अब एक तरफ तालिबान है जिसको आपने राइटली डिफाइन किया कि उनके अपने अंदर कितनी तकसीम है, उनके अपने कितने चैलेंजेस हैं, और क्या कहकर जो तुर्किश हुकाम है उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द को वापस बुलाया होगा। कोई तो गारंटी दी होगी कि ये लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ रिजॉल्व की तरफ जाएं, जो रवैया पहले हमें तालिबान का नहीं नजर आया इन मुज़ाकरात में। तो मेरे ख्याल से कोई अगर हल्की सी भी इंडिकेशन ऐसी मिलती है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, जंग इटसेल्फ एक मसला है, और तालिबान जो है वो उनकी कोई फैसला साजी सिफारती एतबार से इन चीज़ों की वो सलाहियत नहीं रखते हैं। वॉर इकोनॉमी राइटली यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया कि उनको वही चीज़ आती है, लड़ना और उसी के ज़रिए पैसे बनाना। अब भारत की तरफ से उनको क्या ऑफ़र किया गया है वो हकाइक भी कुछ वक्त के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को यकीनन ये देखना होगा कि अपने मगरबी और मशरकी बॉर्डर्स पर एक साथ वो किस हद तक जो है वो इंडल्ज कर सकते हैं दिफाई तौर पर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो पाकिस्तान ने मनवाई है भारत के साथ, जो हमारी आपस में कशीदगी और जंग हुई। लेकिन इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि जो ये सिचुएशन है इसको बातचीत को प्रेफर किया जाना चाहिए, और तालिबान जो है उन्होंने अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे थे। अब पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी जो है, ये एक हकीकत है कि हमारी पिछली कई दिहाइयों से अफगान पॉलिसी बहुत मुबहम रही है। हर सेटअप के साथ एक नई पॉलिसी सामने आई। हमने उनको बरादर मुल्क कहा कुछ अर्सा पहले तक, जब आप और हम अमरीकी इनखला के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे थे तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे हुकाम। सो आज जो हमारी पॉलिसी है उसमें एक बात तो हमें वाज़ेह और कंसिस्टेंट नजर आती है, जिसको मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी सपोर्ट करेगा। वो ये है कि ऑल आउट पीस या ऑल आउट वॉर की एक पॉलिसी हमें नजर आ रही है। सो तालिबान को जो अब जो मुज़ाकरात हैं उसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर तालिबान कुछ भी तहरीरी तौर पर लिख कर देने को तैयार होंगे। वर्बली वो ये बात कहते आए हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने ये बात ईरान के सामने कही, उन्होंने चाइना में बैठकर पाकिस्तानी वजीर खारजा थे इसहाक डार साहब, और जब चीन ने किरदार अदा किया था दोनों में बातचीत में, वर्बली उन्होंने तब भी ये बात कही। लेकिन क्या वो बगैर किसी तंजीम का नाम लिए, अगर वो टीटीपी को नेम नहीं करना चाहते, अगर वो सिर्फ तहरीरी तौर पर लिख कर भी दे देते हैं, उस पर अमल करें या ना करें वो एक बात की बात होगी, तो वो भी एक ब्रेक थ्रू हम कह सकते हैं इन मुज़ाकरात में, जिस नौयत की गैर संजीदा रवैया तालिबान का रहा उसको देखते हुए। लेकिन ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या गारंटी पाकिस्तान को दी गई तुर्की की तरफ से, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। ख्वाजा आसिफ के उस सख्त तरीन बयान के बाद जो कल आपने और हमने देख लिया, और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर ओपन वॉर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी को भी ये ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए कि खुली जंग होनी चाहिए इन दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान अपने राइट्स महफूज रखता है दिफाई तौर पर, और वो करके भी दिखाया। कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको मैं मेंशन करना चाहूंगी। टीटीपी के आला ओहदेदार को मारा गया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है, तो वो मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें जंग की ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए, खासकर सरकारी सतह पर। हाँ, लेकिन जब ज़ाहिर है कि हमने बहुत दफ़ा ट्राई कर लिया और बातचीत करके भी देख लिया, वी आर वेरी राइट। यही सवाल मैं आमिर ज़िया साहब से भी करना चाहूँगी।
वाई वी बिहेव लाइक वी आर कन्फ्यूज्ड, या बड़ी परप्लेक्स्ड किस्म की सिचुएशन में हम हैं कि हम कभी भी तालिबान को लेकर कोई एक स्ट्रेटजी फॉर अ लॉन्ग टाइम अप्लाई नहीं कर पाए। अब की बार जो हम करने जा रहे हैं, क्या ये हम समझें कि अब यही है, इसके बाद जब कमांड चेंज होगी, कोई शिफ्ट चेंज होगी, थिंक टैंक्स कुछ और तो नहीं सोचेंगे? और दूसरा सवाल ये भी ले लें आमिर साहब कि वॉर तो फिर किसी भी मसले के एंड पे आ ही जाती है और वॉर के साथ पीस कभी भी आता नहीं है। अमरीकी अफवाज का जब इनखला हुआ था तो जो मुआहदा हुआ था, जो बाउंड किया गया था, वो तो कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। बट हम देख रहे हैं मुसलसल तब से लेकर अब तक सिर्फ वाहिद पाकिस्तान है इस रीजन में जिसके खिलाफ तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स दहशतगर्दी कर रहे हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ा पेंडुलम की तरह से एक इंतहा से लेकर दूसरी इंतहा पे झूली है। मुझे वो वक्त याद है कि जब अफगान तालिबान जो है वो वापस आए थे काबुल में, उन्होंने अगस्त में कब्जा किया था 2021 में, तो पाकिस्तान ने बड़ा खैर मकदम किया था, सरकारी सतह पे भी और हमारी अवामी सतह पे भी बड़ा खैर मकदम किया गया था इस बात का। फिर ये बड़ा मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी साजों के लिए एक सवाल है, अपने गिरबान में उनको झांकना चाहिए कि हुआ क्या आखिर हमारे साथ। कि जब अमेरिका को तालिबान से बात करने की जरूरत पड़ती थी तो हमारा दरवाजा खटखटाया करता था और हम उनको दोहा की मेज पे लेकर गए थे। तो ये क्या हुआ, कहाँ पर हमारी पॉलिसी फेलियर था कि जनाब अब जो है कोई और आके हमारी अफगान तालिबान से बात कराता है। मैं अफगानिस्तान जब दौरेबल था अफगान तालिबान के तब मैं जाया भी करता था, कवर करने मैंने बड़ा करीब से देखा है। कंधार में प्लेन हाईजैकिंग हमने देखी थी, हमने काबुल का नॉर्दर्न फ्रंट देखा था। तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो थी बड़ी कंसिस्टेंट वहां पर एक हमारी एक पॉलिसी रही थी। तो हम लोगों ने जो एकदम वॉलेट फेस किया, हमने जो टेबल टर्न की, क्या वजह है। फिर दूसरी बात, बड़ा फरवा जो अहम सवाल है कि हम कहते हैं कि जी हमें समझना चाहिए कि अफगान तालिबान की कैपेसिटी और एबिलिटी, जब हम कहते हैं कि वो फ्रैक्चर्ड है, वहां पर मुख्तलिफ ग्रोह है जो एक मलगूबा उनका हुकूमत कर रहा है, तो सवाल पैदा होता है कि अपनी जमीन पर रिट ऑफ द स्टेट है या नहीं है। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ये बिल्कुल अमार साहब ने भी ये डिस्कस किया था कि उनकी तो अपनी सरजमीन पर नहीं चलती है जिनसे हम बात करने के लिए बैठे हैं। मुकम्मल करने थे, अफगान हमारी जो है पाकिस्तान तो बड़ा मजबूत रियासत है, तो हमें ये समझना चाहिए कि बात औकात बेनिफिट ऑफ डाउट देते ताकि एस्केलेट ना करे मामला, और आप जो है कैरेट साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ये देखें कि जो पहला राउंड जब हो रहा था, सेकंड राउंड ऑफ टॉक शुरू हो रहा था, उससे पहले हमारे वजीर दिफा इंतहाई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब। ये भी देखना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में हमारे हुक्मरानों की बातों का तमाम हुक्मरानों की नहीं, बाद वज़रा की बात ने बड़े सेंसिबल बयान भी दिए, उसमें रेसिज्म झलक रहा था। आपको समझना चाहिए अफगान को जब आप कहते हैं कि नाशुक्रे हैं, तो वही अफगान ट्राइब जो है, जनरलाइज नहीं कर सकते आप, एग्जैक्टली वही खानदान जो है आधा पाकिस्तान में है, तो आपको इनसे भी बचना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए वो अच्छा नहीं हुआ। और मैं फिर कहूंगा कि दोनों मुल्कों का एक ही चीज में फायदा है, आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आप मुज़ाकरात करें, अपने मामलात हम समझते हैं एक दूसरे को, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अफगानिस्तान। तो अगर इस तरह हम हैंडल करें तो अल्लाह ही मालिक है। मुझे तो बड़ा डाउट है इस बात पे कि देखिए रिवायती जंग में पाकिस्तान उनसे हेड एंड शोल्डर अबव है, लेकिन अफगान तालिबान या अफगानियों का जो ताकत है वो रिवायती जंग नहीं है, वो तवील मज़ाहिमत है और वो गुरिल्ला जंग है। ठीक है ना। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपना वक्त वहां पे जाया करना चाहते हैं या आप जो है कंसंट्रेट करना चाहते हैं। जो हमारा असल दुश्मन है, हमारा असल हदफ है, जो वाहिद हमारा दुश्मन है, वो भारत है। एग्जैक्टली और हम देख भी रहे हैं कि कैसे जब अफगान जो उबरी हुकूमत है वो बगराम के इशू पर जब स्टैंड लेती है तो उसके बाद वो भारत को कहती है आए डैम भी बनाए, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, वी ऑल कैन सी दैट। बट यहाँ पे एक सवाल ये है, हमारे मसूद साहब, आई एम श्योर कि आप शायद इस पर भी कमेंट पास करना चाहते होंगे हमारे मसूद साहब ने जो कहा, लेकिन अगर नहीं होते, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट होके ये सोच लेती हूँ कि नहीं होते ये मुज़ाकरात भी कामयाब, फिर क्या हल है? देखिए, हल तो ख्वाजा हमारे वजीर दिफा ने बताया, मैंने और आपने क्या हाल बताना है उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया या अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जवाब हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर भी दे सकते हैं, पहले भी दिया है, दोबारा भी देंगे। वो हमेशा से चाहते हैं अफगानी दहशतगर्द के पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया जाए। पाकिस्तान इस दफा पहली दफा कोशिश कर रहा है कि वहां के सरजमीन को मैदान जंग बनाया जाए, जो कि जाहिर है अच्छी स्ट्रेटजी है। मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से एक नजरियाती
तब्दीली से गुजर रहा है। आपने माजी का भी जिक्र किया। माजी का सबसे बड़ा मसला ये है कि माजी पे आप मातम कर सकते हैं, माजी पर आप रो पीट सकते हैं, नदामत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन माजी को आप अंडू नहीं कर सकते, माजी बदल नहीं सकते, खुरच कर वो तारीख के सफे से मिट नहीं सकता। माजी वही रहेगा। आपने माजी से सबक सीख कर आगे चलना है या सिर्फ मातम की पॉलिसी अपनानी है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। मुझे यूं लगता है एक नजरियाती तब्दीली हमारे यहाँ वक़्फ़ पज़ीर हुई है, और वो नजरियाती तब्दीली ये है कि हम बहुत अरसे तक मसलहतों की खातिर, माजरतों की खातिर हम इनको बर्दाश्त करते रहे हैं। दहशतगर्दों को हमने दोस्ती की जानिब हाथ बढ़ाया, हमने मज़ाकरात की बात की। मुझे यूं लगता है कि जैसे तातार साहब ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इनफ इज इनफ, अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब पूरी कोशिश करते हैं, हम उनको पूरा मौका देते हैं, डिप्लोमेसी की इंतहा कर देते हैं कि किसी तरह जंग की सूरत हाल पैदा ना हो। जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती, दोनों जानिब से लोग मारे जाते हैं, ब्रदर इस्लामी मुल्क है। तो ये नजरियाती तब्दीली आ गई है कि अब हमने माजरतें नहीं करनी, अब हमने हाथ जोड़ के माफिया नहीं मांगनी, हमने इन दहशतगर्दों के साथ किसी तरह के मामला तय नहीं। अभी भी ये बात हुई है कि ये इन मुज़ाकरात में भी कि आप टीटीपी से मुज़ाकरात कर लें, तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि दुनिया में कोई मुल्क, सब मुल्कों की एक पॉलिसी है कि आप दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करनी। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान जो कुछ करेगा वो सब कुछ देखेगा। और मुझे यूं लगता है कि ये इनएविटेबल हो गया, अब इसके सिवा चारा कोई नहीं है। हम बहुत अमन को चांस दे चुके हैं, हम बहुत गुफ्तगू के नारे मार चुके हैं। यहाँ पर रुक के आई थिंक हमें इस चीज़ को भी हमारा महसूस थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर 2008-9, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, नो गो एरियाज बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में, हम उससे बाहर आए हैं, वी आर वेरी क्लोज टू पीस। तो ज़ाहिर इसको हासिल करने के लिए बहुत सारी शहादतें हुई हैं, बहुत सारी कोशिशें काविशें हुई हैं, ना सिर्फ अफवाज की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से भी, तो उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना भी चाहिए कि हमने कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक पहुँचे। थोड़ा सा और आगे करेंगे, पुश करेंगे तो हम शायद मुकम्मल पीस भी हासिल कर लें। एक ब्रेक लेते, फिर वापस आते तो जो हमारी सियासत में अनरेस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब्सा कोमल साहिबा, ये जो कश्मीर का एपिसोड चल रहा है जिसमें हमें शुरू में लग रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो आज कल किसी भी वक्त जो है अदम एतमाद ले आएगी, फिर वो चाहती थी कि नून लीग बैठे, नून लीग ने इनकार भी कर दिया, कहा कि हम आपको अदम एतमाद तक तो सपोर्ट करेंगे लेकिन बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस में। अब खबर ये भी आ रही है कि शायद ये मौखर भी हो गया है, टल भी गया है, क्या वजह है? देखिए, कुछ मामलात के ऊपर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला गालिबन अभी तक तय नहीं पाया होगा दोनों जमातों के दरमियान। इसकी एक वजह ये हो सकती है। सेकेंडली, आप देखिए कि कश्मीर में, बलूचिस्तान में हमें एक पैटर्न जरूर नजर आता है। बलूचिस्तान में कोई सीएम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकते, कर पाए हैं। ये 5 साल में चौथे नए वजीर आजम को नॉमिनेट किया जा रहा है। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि जो एहतजाज वहां पर हुए थे कश्मीर कमेटी की तरफ से, इसकी वजह ये बताई गई कि कश्मीर कमेटी की तरफ से जो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था उसकी हैंडलिंग इन्होंने दुरुस्त नहीं की, जो मौजूदा वजीर आजम है। लेकिन देखिए, आपके हालात कश्मीर के अंदर ऐसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी इसको लेकर एक अप्रोच हो कि किस अंदाज में मोबिलाइज किया, किस अंदाज में मोबिलाइज करने की पोजीशन में थी एक तहरीक, और कितने सारे लोग बाहर निकले कि विफाक में बैठकर विफाक को उनके साथ मुआहिदा करना पड़ा। सो आई थिंक कश्मीर को लेकर जो अप्रोच है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें थोड़ी ज्यादा संजीदगी होनी चाहिए। अब नून लीग को भी ये सोचना होगा कि अगर वो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाते हैं वहां पर, तो उनके लिए अपोजिशन करने की कितनी वहां पर स्पेस होगी। और कश्मीर में जो एक सेंटिमेंट पाया जाता है, जिसका मुजाहरा इन एहतजाजों में हमने देखा, जिसके बाद मजबूर हुआ विफाक उनके साथ मुआहिदा करने के लिए, मामले को पोलिटिकली रिजॉल्व करने के लिए, उसके होते हुए नून लीग के आइंदा इलेक्शन के लिए ज्यादा मुश्किल पोजीशन में नहीं चली जाएगी। सो कितना ही उनके पास स्पेस होगी ऑपोजिशन करने की, ये सवाल तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। सो आई थिंक हमें यही नजर आता है कि अभी बैकडोर कोई दोनों जमातों के दरमियान इसको मामले को कैसे आगे लेकर चलना है, इसके ऊपर गालिबन बातचीत हो रही है। यानी अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं पाया और पीपल्स पार्टी गालिबन चाह रही है कि साथ ही चले, जैसे हमने भी आपका साथ दिया, थोड़ा बहुत हमारा भी हुकूमत में साथ दें। वो मेरे प्रोग्राम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हिस्सा लेना चाहते हैं, मलबा नहीं लेना चाहते, खुर्रम दस्तगीर साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मेरे ख्याल से वो जा रहे हैं कि मलबे का भी हिस्सा हो। लेकिन आबिर मिर्ज़ा साहब, ये जो हमने भी, अब्सा ने भी मेंशन किया कि 4 सालों में, 5 सालों में चौथे वज़ीर आज़म लगेंगे, प्रॉब्लम वहीं पे रह जाती है। हर एक अरसे के बाद
मूवमेंट शुरू होती है, एहतजाज होता है, वज़ीर आज़म बदल दिया जाता है, फिर एहतजाज थम जाता है, कुछ गारंटीज होती हैं, उसके बाद फिर एहतजाज निकलता है, फिर वज़ीर आज़म बदल जाता है। ये क्या हो क्या रहा है कश्मीर में, क्योंकि डायनामिक्स तो डिफरेंट है। देखिए, जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। इसकी वजह ये कि अगर मतलब है आप निज़ाम को इस तरह कमजोर करेंगे कि लोगों की वफादारियां बदलवाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक बने, खरीदो फरोख्त हो रही हो, तो उससे जमहूरियत मजबूत तो नहीं होती, बल्कि अवाम का जो एतमाद होता है और ज्यादा मजरूह होता है। फिर हमें समझना चाहिए कि कश्मीर एक बड़ा हसास रीजन है। हम भारत को ताने देते हैं कि वहां पर वो जो है चीजों को मिसमैनेज करता है और ऑर्केस्ट्रेट करता है। तो हमारी अगर वफाक की जमातें यही कुछ करने लगे बैठकर वहां पर कि जी आप हमारे साथ आ जाओ और आप हमारे खिलाफ, वो मतलब है आपको पता है कि अगर नून लीग अगर शामिल भी नहीं होगी तब भी साथ ही है उनके, तो एक अगर आप कह जी फेक ऑपोजिशन है। और ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं। वो स्कूल कॉलेज में एक दोस्त होता था ना, वो कहता था कि मैं फलाने के सामने तुम्हारे साथ बैठूंगा नहीं, लेकिन मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। तो वो वाली बात हुई जी, बात है। तो ये मज़ाक़ खेल बात है और इससे बड़ा मुझे दुख होता है। कश्मीर हमारा साथ रीजन में तो उसकी गवर्नेंस मिसाली होनी चाहिए और वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि अनडेमोक्रेटिक हो, जो कि अनप्रिंसिपल्ड हो। और हमारे यही कुछ हो रहा है क्या डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स से भी हम पूरे नहीं उतर रहे, हमारे असूल भी कोई नहीं है, उनको भी हम वायलेट कर रहे हैं। कि मुल्क को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बट दिस इज डेमोक्रेटिक वे, आप अदम एतमाद लेंगे, दिस इज डेमोक्रेसी, इसमें तो कोई कबात नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसी जमहूरियत है कि उसके लिए मतलब वफादारियां तब्दील अगर हो तो कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा बात हो जाती है ना। तो हमें तो ये चाहिए कि पाक जमहूरियत हो और ताकि लोगों का एतमाद हो। और जब भी आप देखिए कि वहां पर जब एक्शन कमेटी बनी थी तो लोगों को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उस पर लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है। तो आप ये कर क्या रहे हैं? भारत तो मिसाली गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि हम भारत को आईना दिखाएं कि जी देखिए ये होता है, आजाद कश्मीर का असल मफहूम क्या है। तो अगर आप ये सब कुछ करेंगे और फैसले बैठकर आप ज़रदारी साहब कर रहे होंगे और लोग बैठ के कर रहे होंगे बाहर कश्मीर से, तो मेरे ख्याल में एक मुतनाज़ा बात है। जी ठीक, लेकिन 2021 में भी हमने देखा इस किस्म की सिचुएशन थी। और आपने जो वफादारियां तब्दील करने की बात की, वैसे तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हम सभी जो चारों बैठे हुए हैं इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि ना तो ज़मीर जागना चाहिए, ना जेब गर्म होनी चाहिए किसी की भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह होता है, साइड्स चेंज हो जाती हैं और ये सियासत है पाकिस्तान की, इसमें बहुत सारे चेहरे हैं। अमार मसूद साहब, नून लीग क्यों नहीं बैठना चाहती? ये बड़ा मुझे यूँ लगता है कि आपने अभी तक जिस तरह डिस्कस किया है इसको बहुत सिंपल करके डिस्कस किया है। इसके अंदर बीच में बड़ी कॉनोटेशन, एंगल्स और शेड्स हैं। पहली तो बात ये है कि इसके अंदर वो जो 34 अरब रुपया किटी में पड़ा हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। चौधरी अनवारुल हक जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात कही कि अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन से कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मुस्ताफी हो जाऊं तो मुझे ये गारंटी दें कि ये फंड्स लोगों में तकसीम हो जाए। ये बड़ा मसला है। उन्हें आने वालों पर एतबार नहीं है, आने वालों को इन पे एतबार नहीं है। इसका मतलब है कि मसला न नजरियात का है, न जमहूरियत का है, न वोट की इज्जत का है, मसला 34 अरब रुपए का है। दूसरी बात ये है कि ये जो नून लीग इस वजह से नहीं बैठना चाह रही, नून लीग ने अगला इलेक्शन लड़ना है, इंडिपेंडेंट लड़ना है। मोस्ट प्रॉब्ली नून लीग जो है वो वहां पर अगले इलेक्शन में जो है हुकूमत भी बना सकेगी। राजा फारूक हैदर उसकी क़यादत करेंगे, इम्कान यही है। अभी मसला ये है कि फौरी तौर पे कश्मीर में इलेक्शन हो नहीं सकता। अगले 4 महीने बर्फबारी होती है, तकरीबन 9 उसमें ज़िले ऐसे हैं जहां पर आप बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं कराएं। इलेक्शन होगा तो कम से कम मार्च में होगा, उससे पहले इम्कान नहीं है। दूसरी बात यह कि जो जिसकी तरफ इस प्रोग्राम में भी थोड़ा सा इशारा हुआ, ये बात वहां पर देखिए माहौल बहुत मुख्तलिफ हो गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजात के बाद वहां पर ये बात बहुत ज्यादा अवाम में पसंद नहीं की कि सरकारी हाउस में बैठकर एक फैसला होता है और कश्मीर की हुकूमत तब्दील हो जाती है। इस पे लोगों की रिजर्वेशंस हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कल शाम 4 बजे एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ऐवान सदर में बुलाया गया है। तवक्को ये की जा रही है कि कल 4 बजे वहाँ पर मामला तय हो जाएंगे। चौधरी अनवारुल हक साहब से आप बात करें, वो अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें यूँ लगता है कि ये कभी भी नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे। ये वो तो कह रहे अगर है नंबर तो ले आए पूरे, वो तो बार बार कह रहे हैं।
जी, टोटल 27 वोट दरकार है। पीपल्स पार्टी के पास 27 वोट इधर उधर से इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 लोगों के बारे में वो हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी लम्हे में बदल जाएंगे, तो उनको फिर मुस्लिम लीग नून की जरूरत पड़ी, जिनके 9 वोट है। अगर मुस्लिम लीग नून शामिल हो जाती है तो टोटल 36 वोट हो जाएंगे, जिससे उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन जब हमने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई प्रेशर ग्रुप बन जाता है जिस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून है, तो फिर वो अपने मुतालबात मनवाते हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि अभी किसकी हुकूमत आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत के लिए आ रही है। इसका किसी को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होना। उनकी नजरें लॉन्ग टर्म वाले इंतखाबात के ऊपर है। मुझे यूं लगता है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कल शाम तक ये मामला तय हो जाएगा और चौधरी यासीन, जिनका नाम लिया जा रहा है, वो आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आज़म होंगे। ठीक, यानी कि चलें, ये तो कल शाम वो फैसला कर लेंगे और फिर सामने भी आ जाएगा। आपने शेयर भी कर दी खबर। पर मैं वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल कॉन्वर्सेशन, एक वैसे ही मासूमाना सवाल सवाल करना चाह रही हूँ। बड़ा छोटा सा सवाल है आप तीनों से। अफसा साहिबा, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये क्या हमारी सियासी जमातें क्या सोचती हैं, लीडर्स, कि अगर हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे तो ये मलबा हमारे ऊपर नहीं आएगा? यही फार्मूला पीपल्स पार्टी ने वफाक में अपनाया कि वो कहते हैं जी काबीना का हिस्सा नहीं, हम फैसले नहीं लेते, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने बाकी जो आइनी ओहदे हैं वो रखे हुए हैं। कश्मीर में नून लीग अगर इस माइंडसेट के साथ हुकूमत में नहीं बैठ रही कि 7-8 महीने 9 महीने की तो बात है, फिर हम हुकूमत बना लेंगे और हम बैठ जाएंगे, तो क्या अदम एतमाद लोग भूल जाएंगे जिसमें नून लीग साथ देगी अगर? तो इसको फरवा ऑस्ट्रिच सिंड्रोम होता है, एक ना शतरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा लेना और समझना कि कोई आपको देख नहीं रहा। इसको उससे आप कंपेयर कर सकती हैं। और आप देखिए कि इन दोनों जमातों की साख भी बहुत मुतासिर हुई है। आपने जो भी काम करना होता है, खासकर पॉलिटिक्स में, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप लेना चीज़ों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूँगी, जो पहले अमार साहब बात कर रहे थे, जब आप अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रही थी, कि आज पाकिस्तान में नजरियाती तौर पर इस मामले को देखा जा रहा है। मैं उनसे इत्तफाक करती हूँ। हमने दहशत गर्दों के लिए गुड तालिबान के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, आज हमने उनको खवारिज कहा। तो हम मजहबी एतबार से आइडियोलॉजिकली इसको काउंटर कर रहे हैं कि हम इनको, इनकी जो तशरीह है जिसके तहत ये मसाजिद पे नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर हमले करने की ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, उसको हम नहीं मानते हैं। सो हमारा मुख्तलिफ है इसके प्रैक्टिसेस और समझ बूझ, जो पहले पाकिस्तान की रियासत ने कभी वाजे नहीं किया। सो आई थिंक हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या उनको एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए इस मामले के ऊपर, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है पाकिस्तान की, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से ये मुराद नहीं होती कि आपने इत्तफाक ही करना है, बल्कि आप लोगों को बैठकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, ताकि वैलिडेट किया जा सके कि जब भी बात हो कि पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच रही हैं सारे मामले पे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक मोहतात रवैया अपनाया हुआ है। ऐसा बज़ाहिर ऑब्जर्वर्स हमें महसूस होता है कि उनको ये लगता है कि हम खामोश रहेंगे तो हम पे कोई मलबा नहीं आएगा, वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो मुल्क की। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है पीडीएम के बाद इस सेटअप के अंदर। पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान की बड़ी आईनी पोजीशंस है, नून लीग के पास हुकूमत है, सूबे में भी और विफाक में भी। सो आई थिंक उनको इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। और ऐसा वो जब नहीं करते हैं तो आवाम के दरमियान उनकी कोई मकबूलियत नहीं होती, बल्कि जैसे आपने कहा, आवाम को सब दिख तो रहा होता है, लेकिन कल को आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो लोग फिर आपसे सवाल तो यही करेंगे। फिर आप जितना भी फासला इख्तियार करें, वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ठीक, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मैं अपने बाकी मेहमानों से भी इस क्वेश्चन पे राय जो है वो लूँगी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेंज इन कमांड और उसके बाद होने वाली मुलाकात के ऊपर पूरी कहानी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमिर इजाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कयास किया जा रहा है कि सोहेल खान अफरीदी साहब शायद कोई बड़ा एहतजाज प्लान करेंगे या करने वाले हैं। नवंबर भी करीब है और इवन अली बिन गंडापुर साहब, ही वाज सपोज टू डू दैट, लेकिन शायद वो जब हट गए तो शायद प्रेशर भी हट गया। अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर सकती है? देखिए, तौक़ुआत तो यही है उनके, मतलब है जो हिमायती हैं वो बुलंद तौक़ुआत हैं सोहेल अफरीदी साहब से। लेकिन ये जो पीटीआई की हमेशा मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक वो एक गलती करते हैं। वो समझते हैं कोई बड़ा ग्रैंड, कोई धमाकेदार किस्म का हम धरना देंगे और उसके बाद चीजें जो है तहवाला हो जाएंगी। सियासी जो तहरीकें होती है उसमें ऐसा नहीं होता, और बजाय इसके कि आप कोई बहुत बड़ा ग्रैंड पूरी हुकूमत को अपने दाव पे लगा दें, जो चीज ये लोग नहीं कर पा रहे वो ये होता है कि सस्टेन तरीके से आप एहतजाज जारी रखें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, कहीं पे जलसा करें, कहीं पे धरना दें, 24 घंटे का, 15 घंटे का, 2 घंटे का अलामती। ये होती जमहूरी एक तरीका होता है काम करने का। अब अगर ये फिर वही वाला नवंबर वाला जो गुज़श्ता बरस इन्होंने किया तो वही तजुर्बा करते हैं तो मेरे ख्याल में उससे बुरहान और बढ़ेगा।
बुरहान जो है सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं बढ़ेगा, रियासत के लिए भी बढ़ेगा, मुल्क के लिए भी, क्योंकि अगर आप सोचें ना कि अगर कुछ अनरिजॉल्व मैटर्स हों किसी भी रियासत के अंदर कि हर कुछ अरसे के बाद कोई बड़ा तमाशा बर्पा हो रहा हो, वो अच्छा नहीं होता। और यही पाकिस्तानी सियासत का टेढ़ापन है कि हम लोग जो है, हमारी हुकूमत या बाइख्तियार लोग जो है, मुक़तदरा जो है, वो चीजों को सेटल नहीं कर पा रही है। वो पीटीआई को उन्होंने अलग तो कर दिया है, मतलब मगर वो उसको वो बतौर फैक्टर अब भी बड़ा मजबूती के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मौजूद है। और पीटीआई का मसला है कि वो अपने जो भी उनके अहदाफ है वो हासिल नहीं कर पा रही। मैं समझता हूँ कि दोनों ही कुछ अपने जो है मिशन को एकम्प्लिश नहीं कर पा रहे और कुछ हिस्सा उन्होंने कर लिया है। पीटीआई मैदान में ये उनकी मेरे ख्याल में क्रेडिट जाते हैं तमाम तर दबाव के बावजूद, और लेकिन वो अपना ज़ाहिर हुकूमत को रुखसत नहीं कर पा रहे, और हुकूमत जो है वो इक़्तिदार पे काबिज है लेकिन पीटीआई के फैक्टर को खत्म नहीं कर पा रही है। तो उसका वे आउट क्या होगा? उसका वे आउट ये होगा कि आप देखिए ना, 2022 के अवाइल से लेकर अब तक, अभी तक इस मुल्क में एक आपको सियासी कशीदगी नजर आ रही है, कशमकश है, इंस्टेबिलिटी है, लेकिन रियासत के लिए अच्छा शगुन नहीं होता। आपको कहते हैं ना, मामला को तय करना है, और जाहिर है कि जो बाइख्तियार है हुकूमत है, तो हुकूमत को कुछ लचक का मुजाहरा करे। अभी जो मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे मामला पे जिस तरह तंग किया जाता है कि इमरान खान से मुलाकात, कोई मसला नहीं होना चाहिए भाई, होने क्या, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा, आपने रोका हुआ है। उनकी बहन को जो है उनको निशाना बना रहे हैं, या आपने उनकी बेगम जो कि गैर सियासी है, मुलाकात तो एक इशू है, लेकिन इख्तलाफ भी एक इशू है, क्योंकि एक लिस्ट जो है वो अली जफर जारी करते हैं, दूसरी लिस्ट सलमान अकबर रज़ा साहब जारी कर देते हैं, तो उनके अपने भी तो बड़े। पर ये चीजें जो होती है ना, किताब में सब टेक्स्ट होती है, फुट नोट होती है कि पीटीआई में जो खिलाफात है वो क्या पिद्दी का शोर हुआ है, क्योंकि असल जो अवामी पॉपुलैरिटी है वो तो उनके जो जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म बंद उनकी वजह से है। ठीक है ना, आपस में लड़ते रहे कि कोई कहेगा मैं 19 हूँ, कोई कहेगा मैं 20 हूँ, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। असल इशू ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टेढ़ापन है, जिस कंट्रडिक्शन को दूर होना चाहिए, अब वो दूर करें। पीटीआई में तुम बेकार होती रहे, इतने लोग छोड़ के गए, क्या फर्क पड़ा पीटीआई को? बड़े बड़े नाम उमर चले गए, और जी वो इमरान चले गए, जिक्र पाकिस्तान सिंध में गवर्नर हुआ करते थे, बड़े नाम चले गए, क्या फर्क पड़ा उससे? अली जैदी चले गए, और बेशुमार नाम गए, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपस में लड़े झगड़े, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉयल्टी लोगों की, वोटर की लॉयल्टी किसी और तरफ है, वो शख्स के साथ है, क्लाउड के साथ है। अगर आमिर रज़ा साहब ये सारे तमाम इंसान समझ लेना इस खत्ते में मौजूद या इस कुरा अर्ज़ पे कि क्या फ़र्क पड़ता है, सब ने चले जाना, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा इख्तलाफात तो हो ही नहीं, स्टार्ट ही ना हो, इनिशिएट ही ना हो। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि सबको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और काम नहीं है, क्योंकि शफकत महमूद कितना बड़ा नाम। एग्जैक्टली आप परवेज खटक देख लें, और भी बहुत सारे नाम हम गिना सकते हैं जो बड़े पावरफुल थे, लेकिन अब देख लें, नामों की फहरिस्त है। बिल्कुल कराची में फंस गया था जाकर। एग्जैक्टली कि वो आज कहाँ है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमारा मसूद साहब, जो मुझे भी एक आइडिया या इंप्रेशन आया था, वो ये था, सोहेल खान अफरीदी साहब ने जब असम्बली में पहली बार गुफ्तगू की और आशिक इमरान कहा खुद को, और उन्होंने एक ऐलान जंग किया कि हम जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई करवाएंगे और सारा कुछ है, तो सीम्स लाइक कि वो डिज़ाइन ही इसी तरीके से हुए हैं या पॉइंट ही इसी तरीके से हुए हैं कि उन्हें ये वो सब काम करने हैं जो अली मीन गंडापुर साहब नहीं कर रहे थे, जान के नहीं कर रहे थे, मोहब्बत में नहीं कर रहे थे, या उनसे हो नहीं रहे थे। अब उसकी एक छोटी मिसाल ये ले लेते हैं कि खुर्रम ज़ीशान साहब जब सेनेट में फॉर्मूला सेट किया पीटीआई ने अपोजिशन के साथ, तो उनका नाम निकाला, उस पर उन्होंने बहुत वावेला मचाया, अब वो सेनेटर मुंतखब हो गए, सोहेल खान अफरीदी साहब लीड कर रहे हैं। ये क्या मैसेज क्या आ रहा है? देखिए, बहुत जल्दी कर रहे हैं आप सोहेल खान अफरीदी को रीड करने के लिए, वो इतना बड़ा इनकलाब लाने के लिए तैयार हैं, वो रियासत से टकराने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर आप गुफ्तगू और पब्लिक में पोस्टर की बात करें तो अली अमीन गंडापुर भी कोई कम बातें तो नहीं करते थे, लेकिन ये अच्छी बढ़ के, बल्कि ज्यादा अच्छी बढ़ के बात, वो मीटिंगों में जाके पाँव भी दबा दिया करते थे। तो ये बहुत अर्ली है। देखिए, जो शख्स अभी तक अपनी काबीना नहीं बना सका, आपके ख्याल में एहतजाज करना, बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्या वो एहतजाज कर सकता है? दूसरा एक जो नुक्ता मैंने बहुत ज़्यादा सुना कि मुलाकात करवा देनी चाहिए, और ये गलत बात है, इनके ये ऑप्टिक्स के हवाले से अच्छी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो वज़ीर आला हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, उनको मिलवा देना चाहिए था। इसी तरह बुशरा बीबी के हवाले से कोई खबर आती है, नहीं आनी चाहिए, बुरी बात है। इद्दत वाली जो स्टोरी आई थी इलेक्शन से पहले, इंतहाई फजूल स्टोरी थी, उसका नुकसान हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक नुक्ता समझ लीजिए,
अगर तो आपकी याददाश्त 2022 से पहले उड़ गई है, डिलीट हो गई है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट किसी ने कर दिया है, फिर ये सारे आर्गुमेंट सही हैं। लेकिन अगर आपकी याददाश्त, आप सेन आदमी हैं, आप होशो हवास में, आप उस मुल्क की तारीख को समझते हैं, तो फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज को भी गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हाँ। आपको ये भी याद होगा कि नवाज शरीफ को आखिरी लम्हे में बेगम कुलसूम नवाज जो बिस्तरे मर्ग पे थी उनसे बात करा देनी चाहिए थी। आपको ये भी याद होगा कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हीरोइन का केस डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था। आपको ये भी याद होगा कि नफरत इतनी फैलाई गई कि मस्जिद के अंदर नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, एहसन इकबाल को गोली मारी गई, तो इसे कहा गया ये अवामी रद्द अमल है। एक बात तय कर लें, जो कुछ इमरान खान पीटीआई के साथ आज कुछ हो रहा है, अगर ये गलत है तो जो कुछ 2018 से पहले हुआ वो भी गलत था। और अगर आप किसी स्टेज पे समझते हैं कि वो सही था, तो फिर यकीन मानिए आप अपने आप को कायल करें कि फिर ये भी सही हो रहा है। फिर ये मुल्क ऐसा ही है, यहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे के साथ यही करती हैं और यहाँ पर सियासत का मुस्तकबिल यही है। सुहेल आफरीदी साहब ने इब्तदा ऐसे किया, हमने देखिए उन्होंने इश्क इमरान से इब्तदा किया। आप कोई फिल्म देख लीजिए, कोई तारीख की कहानी पढ़ लीजिए, इश्क का अंजाम अच्छा नहीं होता। ना रांझे का हाल अच्छा हुआ, ना वो जो है महिवाल का हाल अच्छा हुआ, सबका हाल बहुत होता है। मेरे यानी आप कह रहे हैं कि इश्क में बंदा कैस हो जाता है। मेरी एक बहुत आलिम शख्स से बात हुई, मैं उनका नाम नहीं ले रहा इस वक्त, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इंसानों को जिस जज्बे की जरूरत है वो मोहब्बत का जज्बा है। इश्क बैलेंस्ड बात नहीं है, इश्क इंसान को दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो मुझे यूं लगता है कि सुहेल आफरीदी भी उस बैलेंस को खो चुके हैं। लेकिन एक इत्तला मेरे पास है, खबर है, अगर आपके प्रोग्राम के लिए मुफीद हो सके, वो ये है कि गवर्नर हाउस पेशावर को मुत्तला कर दिया गया है कि कल तकरीबन 4 बजे हलफ लेने के लिए 8 वज़रा आएंगे। कुछ के नाम भी सामने आ चुके हैं, कोई तब्दीली नहीं है अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट में, और मुतवक्के काबीना में ये हतमी नाम नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प नाम मुजम्मिल असलम का है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, इनका हमारे नजरिए के साथ, इनकलाब के साथ क्या वाबस्ता। और ये काबीना का पहला हिस्सा अनाउंस होगा, दूसरा हिस्सा जब अनाउंस होगा उसके अंदर सरे फहरिस्त जो नाम होगा वो बैरिस्टर सैफ का होगा। और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मी, क्योंकि मेरा अगला सवाल आप दोनों से यही था, क्योंकि काबीना को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कयास किया जा रहा था, और आपने बता दिया कि बैरिस्टर सैफ का नाम भी शामिल है, मुजम्मिल असलम का नाम भी शामिल है। आखिरी मिनट चल रहे, मैं चाहूँगी इसे हम रैप अप करें पूरे टॉपिक को। आमिर रज़ा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड द सेम क्वेश्चन गोज़ फॉर अमार मसूद साहब भी, कि मुझे बताइएगा कि हम इन्वेस्टमेंट मुल्क में ला रहे हैं, दहशतगर्दी का सामना है हम लोगों को, और मुल्क के अंदर एक पूरा सूबा है जो वफाक के ख़िलाफ़ कभी भी खड़ा हो सकता है। इतने चैलेंजेस में आप पाकिस्तान, माय क्वेश्चन इज, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान, व्हेन आई मीन पाकिस्तान, इट्स लाइक पाकिस्तान। आखिरी लम्हाते देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कुछ थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन जो असल बात है कि जी एफडीआई के हम लोग ला पा रहे हैं, हम नहीं ला पा रहे। क्या मुकामी सरमायाकार सरमायाकारी कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। आप देखेंगे बहुत ही डिस्मल है यहाँ पे जो मूड ऑफ द मूवमेंट है लोगों का। स्टॉक मार्केट को अलग कर दे, वहां पे सट्टा होता है। जो रियल इकोनॉमी है वो आपकी चल के नहीं दे रही है, और यही मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज है कि एसआईएफसी भी बन गई, बाहर से लोग आके एमओयू भी साइन कर रहे हैं, लेकिन वो एमओयू जो है मिटलाइज नहीं हो पा रहा है। और आप ये देखिए कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क को छोड़ के जा रही हैं, उनकी तादाद मुसलसल, मतलब है, मेरी भी कल परसों भी किसी से बात हो रही थी, मल्टीनेशनल के नुमाइंदे थे जो है पाकिस्तान में, वो कहते कि इतनी ज्यादा हम पे टैक्सेशन है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ मतलब इतनी मुश्किलात हैं कि उसमें हमारे लिए काम करना, संभालना अपना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप देखिए ना, हाईएस्ट टैक्स स्लैब आपने कॉर्पोरेट सेक्टर पे लगाई हुई है, आपने जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसपे बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, आपके एनर्जी की कॉस्ट आपके यहाँ बहुत ज्यादा। फिर सबसे बड़ी बात है, सरमायाकार देखते हैं कि जी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी है, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है लेस देन 3% जा रही है, और शहबाज शरीफ साहब के तीनों बरस अगर आप कर ले तो वो तो लेस देन 2% रही है एवरेज। अगर आप यानी आप कह रहे हैं जितना आ रहा है उतना ही जा भी रहा है। मैं माजरत चाहूंगी, वक्त की कमी, हमारे मसूद साहब प्लीज।
इकोनॉमी के हवाले से आप बात करना चाह रही हैं, देखिए मैं दुनिया ओवरऑल में बात करना हमारा चाह रही हूँ क्योंकि दहशतगर्दी भी है और ये अनसर्टेनिटी भी है हमारी पॉलिटिकल बहुत ज्यादा। ठीक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के हवाले से देख लेते हैं, इंटरनल फैक्टर के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्सटर्नली अजीबो गरीब मौजूदा हुआ पाकिस्तान के साथ, बनियानुल मरसूस के बाद यूं लगता है पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई। पाकिस्तान के साथ वो हो रहा है जो पाकिस्तानियों ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत के सदर हैं, वो हर रोज पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, वजीर आजम की बलाएं लेते हैं, फील्ड मार्शल के कसीदे गाते हैं और पाकिस्तान की दलेरी की तारीफ करते हैं। भारत जो इस खत्ते का चौधरी समझा जाता था, अब उसकी वैल्यू टके सेर भी नहीं रही और पाकिस्तान को दुनिया में सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी वो पैक्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई। इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, मतलब हम KPK में देख लें, एक सूबा जो है वफाक से टकराने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के अंदर देख लिए BLA और BYC के जैसे मूजी अमराज से हमें लायक है। पंजाब की सूरत हाल देख लीजिए कि वहां पे TLP जैसी जमातें आती हैं और पूरी रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करती हैं। मैं इस मौके का फायदा उठा के तारीफ करना चाहूंगा मरियम नवाज की, कि चंद खवातीन ने, जिसमें मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी वगैरह हैं, इन चंद खवातीन ने मिलकर वो कारनामा कर दिया जो कितनी हुकूमतें आई, मर्दों की किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इन जमातों के सामने डट के खड़ी हो सके। हमने जिन बातों को कबूल कर लिया था कि मजहब के नाम पर लोग सड़कें बंद करेंगे, लोगों की जिंदगी अजीरन करेंगे, लोग पुलिस वालों पर तशद्दुद करेंगे, कीलों वाले डंडे मारेंगे और ये शायद मजहब के नाम पे है, तो हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। पहली दफा आवाज आ रही है कि नहीं, ना ये इस्लाम है, ना ये मजहब है, ना मजहब की तालीमात है और हुकूमत को इनको रोकना चाहिए। तो कुछ इंटरनल फैक्टर अच्छे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर हम एक हार्ड स्टेट बनने में कामयाब हो गए, अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहे, तो फिर हम इन इंटरनल इश्यूज पे काबू कर लेंगे और बाकी एक्सटर्नल इश्यूज की बात है तो दुनिया तो वैसे ही वारिसत की जाए। और वक्त भी बना हुआ है, हमें इस वक्त को यूटिलाइज करने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच हमारे मसूद साहब, ज़िया साहब, अफसा कोमल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द न्यूज़ कि काबीना जो है वो 8 लोग कल हल्फ उठाएंगे। उसमें जो नाम आपने शेयर किए हैं इस पर सवाल ये भी बनता है कि क्या वो डिफरेंस क्या रह गया अली मीर मिर्ज़ापुर साहब की काबीना में और सुहेल खान हाफिज़ी साहब की काबीना में। लेकिन वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।